अभी, नहीं तो वो रील याद आ जाएगी, चल कॉफी पिलाता हूँ, फिर बोलेगी मैंने चाय पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है ना। उस पे आ जाए, उससे पहले हम कम्युनिटी फार्मेसी और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पसंद है, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, अपन तो उस पे रील बनाएंगे। मुझे कम्युनिटी फार्मेसी पसंद है, तो दूसरा कहेगा नहीं मुझे लॉ एंड एथिक्स पसंद है। ऐसा कोई बोलेगा? बोलेगा नहीं? चलो शुरू करें। रेडी एवरीवन? रेडी एवरीवन? रेडी? शुरू करें। थैंक यू अनु जी। चलो, तो सब लोग कमेंट बॉक्स में थम्स अप बना देंगे, हार्ट बना देंगे। देन वी विल स्टार्ट अवर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट टॉप 100 एमसीक्यूज पार्ट 4। ठीक है, तो वेलकम एवरीवन, मैं हूं स्वाति सेजवानी। स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। चल रही है हमारी टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4। तो शुरू करते हैं पार्ट 4, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का। Here is your first question. Community pharmacies are best described as, यानी कि सामुदायिक फार्मेसियों को सबसे उपयुक्त रूप से निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कम्युनिटी फार्मेसी का अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या आंसर होगा? रिसर्च सेंटर्स कह सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कह सकते हैं, हॉस्पिटल वार्ड्स कह सकते हैं, या फिर डायग्नोस्टिक लैब्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कम्युनिटी फार्मेसीज को बेस्ट किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर तो नहीं कहा जाता, हॉस्पिटल वाले वार्ड को भी कम्युनिटी फार्मेसी तो नहीं कहा जाता, निदान प्रयोगशाला यानी कि डायग्नोस्टिक लैब्स को भी नहीं कहा जाता, लेकिन जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी कि हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, उनको हम कम्युनिटी फार्मेसिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। फार्मासिस्ट शुड अवॉइड, यानी कि फार्मासिस्ट को निम्नलिखित से बचना चाहिए। किस चीज से बचना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पेशेंट काउंसलिंग, प्रॉपर डिस्पेंसिंग, रिकॉर्ड कीपिंग। किस चीज से फार्मासिस्ट को बचना चाहिए? हितों के टकराव से, रोगी परामर्श से, दवा का उचित वितरण करने से, रिकॉर्ड रखने से। फार्मासिस्ट काउंसलिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो फार्मासिस्ट पेशेंट की काउंसलिंग तो अवॉइड ही नहीं कर सकता। फार्मासिस्ट दवाई नहीं देगा तो कौन देगा? इसलिए प्रॉपर डिस्पेंसिंग को भी अवॉइड नहीं कर सकता। और जब वो कुछ ऐसी मेडिसिन बेचेगा जिसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, तो रिकॉर्ड कीपिंग भी अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन बेवजह के झगड़े में पड़ना, जिसको टकराव कहते हैं ना, लोगों से टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको जरूर फार्मासिस्ट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कोड ऑफ एथिक्स से आया क्वेश्चन ये। कोड ऑफ एथिक्स हेल्प्स इन improving profession reputation, increasing errors, reducing safety, misleading patients। यानी जो नैतिक आचार संहिता है, किस चीज में सहायक होती है? पेशे की प्रतिष्ठा में सुधार लाती है, त्रुटियों में वृद्धि लाती है, सुरक्षा में कमी लाती है, या फिर रोगियों को गुमराह करती है? कोड ऑफ एथिक्स बताइए। कोड ऑफ एथिक्स जब हम फॉलो करते हैं, जिसे पीसीआई द्वारा बनाया जाता है, इससे हमारा प्रोफेशन का रेप्यूटेशन बढ़ता है, यानी हमारी जो भी पेशे की प्रतिष्ठा है उसमें सुधार आता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। ये आ गए हम 4th क्वेश्चन पे। अ फार्मासिस्ट गिव्स मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज, अगर एक फार्मासिस्ट बिना पर्चे की दवा देता है तो यह क्या है? नैतिक है, अनैतिक व्यवहार है, कानूनी है, आवश्यक है? एथिकल, अनएथिकल, लीगल, रिक्वायर्ड? बताइए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन देना
एथिकल होगा क्या? कभी नहीं होगा। कानूनी होगा? कभी नहीं होगा। रिक्वायर्ड? कभी नहीं होगा। बिल्कुल, फार्मासिस्ट अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन देता है तो वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, एक अनैतिक व्यवहार में वो आता है। क्वेश्चन नंबर 5, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इंश्योर्स। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, इससे क्या पता चलता है कि प्रॉफिट होता है, सेफ यूज होता है ड्रग्स का, एडवर्टीजमेंट होता है, एक्सपर्ट होता है। बताइए, अच्छी फार्मेसी प्रथा से क्या सुनिश्चित होता है? लाभ होता है, दवाओं का सुरक्षित उपयोग होता है, विज्ञापन होता है, निर्यात होता है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, बताइए। जब हम गुड फार्मेसी प्रैक्टिस करते हैं, सारी चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करते हैं, तब हमारा प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इसीलिए करी जाती है कि हमारा प्रॉफिट हो या फिर एडवर्टीजमेंट हो या एक्सपोर्ट हो। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस से यह सुनिश्चित होता है कि जो भी हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं वो सेफ ड्रग्स हैं। ठीक है, अच्छी फार्मेसी प्रथा से यह सुनिश्चित होता है कि दवाओं का सुरक्षित उपयोग किया जा रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मेडिकेशन एरर इज, दवा संबंधी त्रुटि क्या है? क्यों होता है मेडिकेशन एरर? जब हम सही से दवाइयों का उपयोग करते हैं तब होता है, या अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तब होता है, या फिर हम ड्रग को जब सही से यूज नहीं करते हैं, मिस्टेक हो जाती है हमसे ड्रग को यूज करने में तब होता है, या इनमें से कोई रीजन नहीं? दवा संबंधी त्रुटि सही उपयोग करने से होती है, अच्छी प्रक्रिया है, दवा के उपयोग में गलती को दवा संबंधी त्रुटि कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। मेडिकेशन एरर का मतलब है मिस्टेक इन ड्रग यूज, यानी कि जो भी ड्रग यूज की जा रही है उसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ गलती है, उसको मेडिकेशन एरर कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7, फार्मेसी सर्विसेज इंक्लूड। फार्मेसी सेवाओं में क्या क्या आता है? डिस्पेंसिंग आता है, काउंसलिंग आता है, हेल्थ एडवाइस आता है, ऑल ऑफ द अबव आता है। दवा वितरण, परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी सलाह, उपरोक्त सभी। बताइए। फार्मेसी सर्विस में बिल्कुल डिस्पेंसिंग आता है, काउंसलिंग आता है, हेल्थ एडवाइस भी आता है, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल हर एक चीज फार्मेसी सर्विस में इंक्लूडेड है, जो ऑप्शन ए में दी गई है, बी में दी गई है, सी में दी गई है। 8, अब क्वेश्चन आया आपके प्रिस्क्रिप्शन से। प्रिस्क्रिप्शन में से पूछा गया है कि इंस्क्रिप्शन इंक्लूड्स, प्रिस्क्रिप्शन का जो पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन, उसमें क्या आता है? ड्रग नेम एंड डोज, डॉक्टर साइन, पेशेंट एडवाइस, बिल, शिलालेख। उसमें क्या आता है? दवा का नाम, उसकी मात्रा, डॉक्टर के हस्ताक्षर, रोगी को दी गई सलाह, या फिर बिल। इंस्क्रिप्शन पढ़ा था हमने बहुत अच्छे से जब हमने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा था और उसके पार्ट्स पढ़े थे, तब बताया था कि इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है ड्रग नेम एंड डोज, यानी कि दवा का नाम और मात्रा, कि कौन सी दवा लिखी गई है, कितनी मात्रा में उसको लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, रिफिल मीन्स, रिफिल का क्या अर्थ है? न्यू ड्रग, रीडिस्पेंसिंग सेम ड्रग, कैंसल, स्टॉप। रिफिल का अर्थ होता है नई दवा, उसी दवा को दोबारा देना, रद्द करना, या फिर रोकना। बताइए। रीफिल नाम से समझ में आ रहा है, फिल मतलब पूर्ति करना, भरना, रीफिल मतलब दोबारा भरना, है ना? तो जब हम सेम ड्रग को रीडिस्पेंस करते हैं, एक ही दवा को दोबारा देते हैं, तो उसको रिफिल कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कम्युनिटी फार्मेसी में पूछा जाता है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शन लीड्स टू। इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शन मतलब अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन से निम्न परिणाम होते हैं। अगर ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है जो इलेजिबल है, इलेजिबल मतलब इसको हम पढ़ नहीं सकते, तो वो सेफ्टी देगा हमको, एरर्स देगा, प्रॉफिट देगा, स्पीड देगा। अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन सुरक्षा देगा, त्रुटियां देगा, लाभ देगा, गति देगा। क्या होगा अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन या फिर इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शन? बताइए। अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी सेफ नहीं हो सकता है ना, प्रॉफिट भी नहीं दे सकता, स्पीड भी नहीं दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एरर्स का रीजन हो सकता है, त्रुटियों का रीजन हो सकता है। अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन है, अगर वो स्पष्ट नहीं है, उसमें ऐसी लैंग्वेज लिखी है कि कोई उसको पढ़ नहीं पा रहा, जो दवाइयां दी जाएंगी वो दवाइयां गलत दी जाएंगी कभी कभी, ठीक है, इसकी वजह से एरर के चांसेस बिल्कुल हैं। आई होप अभी तक सबके 10 में से 10 मार्क्स आए होंगे, क्योंकि बहुत इजी से एमसीक्यूज थे और सभी ने लगभग सारे आंसर्स करेक्ट दिए हैं। आई होप, अब आगे पता नहीं, बट आई होप। बताइए किसके कितने सही गए। है ना, काफी सारों के सब सही गए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 एमसीक्यूज और हैं। चले आगे बढ़े। 9 10 2, ये 2 3 वाले कौन है, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अटेम्प्ट नहीं करते या बन नहीं रहा है, क्योंकि इतना इजी के बाद भी नहीं बन रहे हैं। 20 अभी कराए नहीं, और 20 कोई बात नहीं, जो लेट हो गए वो आगे के 10 वालों को वो करो, कोई बात नहीं है। 10 आउट ऑफ 10, बढ़िया बढ़िया। तो देखो, आप लोग जितने अटेम्प्ट करते हो ना, उसमें से बताया करो। जैसे अभी मैंने 10 कराए, तो कोई 8 ही अटेम्प्ट कर पाया, और उसमें से अगर उसके 5 सही गए, तो इस तरह से बताया करो कि मैम 8 में से 5 सही गए। अब मैं पूछती हूँ तो तुम कहते हो 2, तो मुझे लगता है 10 में से 2। हो सकता है कोई लेट आया हो, किसी ने अटेम्प्ट नहीं करा हो। तो जितने तुमने अटेम्प्ट करे वो पीछे लिखा करो, और उसमें से जितने सही गए वो आगे लिख दिया करो, तो पता चल जाएगा किसने कितना स्कोर किया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Here is your 11th number MCQs. ये रो 11th नंबर एमसीक्यू है आपका। बैरियर्स इंक्लूड, बाधाओं में क्या क्या शामिल है? लैंग्वेज प्रॉब्लम, नॉलेज, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस। बाधाओं में क्या क्या शामिल है? भाषा संबंधी समस्या, ज्ञान, प्रशिक्षण, अभ्यास। बैरियर मतलब बाधा, किस किस चीज की वजह से बैरियर यानी कि बाधा आ सकती है? नॉलेज की वजह से कभी बाधा नहीं आ सकती, नॉलेज तो हमको और अपडेट करता है, इम्प्रूव होते हैं। ट्रेनिंग से तो हमको नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिस से हम और अपना स्मूथली काम कर पाते हैं। बैरियर्स आते हैं लैंग्वेज की वजह से, है ना, भाषा संबंधी समस्याओं की वजह से बाधाएं आती हैं कई बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन 12। EOQ मीन्स मैक्सिमम ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर, नन। EOQ का अर्थ क्या है? अधिकतम ऑर्डर, आर्थिक ऑर्डर मात्रा, न्यूनतम ऑर्डर, इनमें से कोई नहीं। EOQ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम इन्वेंट्री कंट्रोल का एक मेथड है। हम लोगों ने पढ़ा था ना एबीसी एनालिसिस, वेद एनालिसिस, उसी में से ही एक ही मेथड है EOQ, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओवर स्टॉक लीड्स टू, यानी कि अगर आप अतिरिक्त स्टॉक रख लेते हो तो उससे क्या होता है? हानि होती है, लाभ होता है, सुरक्षा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओवर स्टॉक लीड्स टू, बताइए। इंग्लिश में ऑप्शन है आपके पास, लॉस, प्रॉफिट, सेफ्टी, नन। बिल्कुल, अगर आप ओवर स्टॉक रख लोगे किसी चीज का और वो बिकेगी नहीं तो आपको पूरे पूरे लॉस होने के चांसेस हैं, है ना। ओवर स्टॉक से कभी प्रॉफिट नहीं होता और वो सेफ भी नहीं रहते। ओवर स्टॉक से हमेशा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने स्टॉक ज्यादा रख लिया, आपके प्रोडक्ट्स की सेल नहीं हुई, वो एक्सपायर हो गए सेल होने से पहले ही, तो इसमें आपका लॉस है। ठीक है, इसीलिए वो इन्वेंट्री कंट्रोल वाली मेथड्स को बताया गया है, ताकि ना आप अंडर स्टॉक रहो ना आप ओवर स्टॉक रहो, आप अपना स्टॉक मैनेज करके चलो। ये जो ओवर स्टॉक है और अंडर स्टॉक है, ठीक है, जब भी अगर ओवर स्टॉक भी आएगा तो भी आपको लॉस वाले पे टिक करना है। अगर आपसे अंडर स्टॉक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अंडर स्टॉक भी अगर हम रहते हैं तो हम लॉस में रहते हैं, क्योंकि अगर अंडर स्टॉक हम हैं, ठीक है, और हम टाइम पे सप्लाई नहीं कर पा रहे चीजें, तो वो भी हमारा लॉस ही कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 14। वेंडर मीन्स, वेंडर का मतलब क्या होता है? पेशेंट, सप्लायर, डॉक्टर या नर्स। वेंडर जिसे विक्रेता कहा जाता है, उसका अर्थ क्या होता है? रोगी, आपूर्तिकर्ता, डॉक्टर या फिर नर्स, बताइए। यस, वेंडर मतलब सप्लायर। हमारी जो भी आपूर्ति है उस आपूर्ति को फुलफिल करने वाला आपूर्तिकर्ता, ठीक है, विक्रेता, सप्लायर, वेंडर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। सेल्फ मेडिकेशन मीन्स, सेल्फ मेडिकेशन स्व चिकित्सा का अर्थ क्या है? ओन यूज ऑफ ड्रग्स, डॉक्टर एडवाइस, हॉस्पिटल, सर्जरी। स्व चिकित्सा मतलब स्वयं दवाओं का सेवन करना, डॉक्टर की सलाह, अस्पताल या सर्जरी। सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ का मतलब ही होता है स्वयं, खुद। मेडिकेशन मतलब दवाएं, तो जब हम खुद स्वयं से दवाएं लेते हैं, ओन यूज करते हैं ड्रग्स का, तो उसको सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हेल्थ स्क्रीनिंग डिटेक्ट्स, यानी कि स्वास्थ्य जांच से पता चलता है क्या? डिजीजेस अर्ली, सेल, कॉस्ट या नन। स्वास्थ्य जांच से बीमारी का जल्दी पता चलता है, बिक्री पता चलती है, लागत पता चलती है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। हेल्थ स्क्रीनिंग, बताइए। हेल्थ स्क्रीनिंग से बिल्कुल डिजीज का जल्दी से जल्दी पता करा जाता है। तभी कहा जाता है कि आपको रेगुलर बॉडी चेकअप्स कराने चाहिए। एक एज जो हो जाती है लगभग 40 इयर्स के बाद, तो रेगुलर बॉडी चेकअप होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 17 पे। इंटीरियर डिजाइन ऑफ फार्मेसी शुड फोकस ऑन, फार्मेसी के इंटीरियर डिजाइन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मतलब जब भी हम फार्मेसी का इंटीरियर डिजाइन कर रहे होते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? एस्थेटिक्स ओनली, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर सा दिखना चाहिए, हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है। फंक्शनलिटी एंड सेफ्टी, ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से फंक्शंस यहाँ होंगे, कितनी सेफ हमारी फार्मेसी है। सिर्फ कलर पे ध्यान देना चाहिए, हाँ भैया मुझे पीला कलर ही चाहिए, सफेद कलर चाहिए, लाल कलर ही चाहिए। या फिर पैसा, कम से कम पैसा लगाओ, दुकान खोलो, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ, अच्छे से अच्छी कांच लगवाओ, दीवारें लगवाओ। इस चीज पे बेस्ड होना चाहिए आपका फार्मेसी का इंटीरियर डिजाइन।
केवल सौंदर्य बोध होना चाहिए, मतलब केवल दिखने में अच्छा होना चाहिए। कार्य क्षमता और सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए। केवल रंग रोगन अच्छा होना चाहिए, या फिर केवल लागत होनी चाहिए, बाकी भले चीजें कुछ भी हो या ना। तो सिर्फ सौंदर्य से चीजें नहीं चलती भैया, किसी भी चीज में, फार्मेसी में क्या, किसी भी चीज में, है ना। कलर से भी कुछ नहीं होता, पैसे भी इतने ज्यादा मैटर नहीं करते एंड में। लेकिन अगर आप फार्मेसी का इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, तब आपको देखना पड़ेगा वो कितना फंक्शनल होगा, कितना सेफ होगा, कितनी उसकी कार्य क्षमता होगी, कितना वो सुरक्षित, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिनिमम एरिया फॉर रिटेल फार्मेसी इज। रिटेल फार्मेसी के लिए मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए? 5 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 50 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, कितना होना चाहिए? खुदरा फार्मेसी के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, बताइए। राइट आंसर है 10 स्क्वायर मीटर। जिन जिन ने ऑप्शन डी कहा है, शायद वो ब्लड बैंक को याद कर रहे हैं। ब्लड बैंक का एरिया होता है मिनिमम 100 स्क्वायर मीटर, लेकिन यहाँ पे रिटेल फार्मेसी का मिनिमम एरिया पूछा है, तो रिटेल फार्मेसी का कम से कम एरिया होता है 10 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने ए कहा वो भी गलत है, जिन्होंने डी कहा वो भी गलत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये क्या आ गया, दोनों इंग्लिश इंग्लिश में आ गए। डिस्पेंसिंग एरिया शुड बी, जो भी डिस्पेंसिंग एरिया है जहाँ पे आप दवाई का वितरण कर रहे हो, हिंदी में मैं ये लिख देती हूँ, दवाई वितरण वाली जो जगह है कैसी होनी चाहिए? डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब अव्यवस्थित, स्मॉल यानी कि छोटी, डार्क यानी कि अंधेरे वाली, क्लीन और वेयर अरेंज यानी कि साफ सुथरी होनी चाहिए। डिस्पेंसिंग एरिया जहाँ पे आप दवाइयों का वितरण कर रहे हो, तो वो अव्यवस्थित तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, छोटी भी नहीं होनी चाहिए, अंधेरे में काम कैसे होगा, साफ सुथरी और वेल अरेंज्ड आपका डिस्पेंसिंग एरिया होना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, पेशेंट काउंसलिंग एरिया शुड प्रोवाइड, जो रोगी परामर्श क्षेत्र है उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? नो प्राइवेसी, प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, शोर होना चाहिए, भीड़ भाड़ होनी चाहिए। रोगी परामर्श क्षेत्र कैसा होना चाहिए? जिसमें निजता का अभाव हो, निजता और गोपनीयता हो, शोर हो, भीड़ भाड़ हो, कैसा होना चाहिए रोगी परामर्श केंद्र? प्राइवेसी वाला नहीं होगा तो काउंसलिंग एरिया में काम नहीं चलेगा, शोर होगा तो भी काउंसलिंग एरिया का कोई मतलब नहीं है, भीड़ भाड़ वाला होगा तो भी नहीं है। पेशेंट काउंसलिंग एरिया होना चाहिए प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में